नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी 7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ एक अहम बैठक करेंगे। यह बैठक शाम 4 बजे होगी, जिसमें सरकार के कामकाज की समीक्षा की जाएगी और आने वाले समय की योजनाओं पर चर्चा होगी। इस बैठक का सबसे बड़ा मकसद भारत को साल 2047 तक एक विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे तैयार करना है। बैठक में हर मंत्रालय के सचिव अपने विभाग के काम की जानकारी देंगे। वे बताएंगे कि उनके मंत्रालय ने अब तक क्या काम किया है, कौन सी योजनाएं चल रही हैं और लोगों को उनका कितना फायदा मिल रहा है। साथ ही ये भी बात बताया जाएगा कि जिन योजनाओं पर काम चल रहा है उन्हें और बेहतर तरीके से कैसे पूरा किया जा सकता है। इस बैठक में 2 बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा। पहली, लोगों की जिंदगी को आसान करने के लिए काम होगा। साथ ही दूसरा, कारोबार शुरू करने और चलाना और आसान कैसे हो सकता है। सरकार चाहती है कि लोगों को सरकारी दफ्तरों में काम जो परेशानी हो, जरूरी काम जल्द हो और सरकारी सेवाएं समय पर मिल सके। इसी तरह कारोबार करने वाले लोगों को भी काम नियमों और आसान प्रक्रिया का फायदा मिलेगा, ताकि नए उद्योग शुरू हो और साथ ही रोजगार बढ़े। आपको बताएं, प्रधानमंत्री मोदी अधिकारियों से ये कह सकते हैं कि जो सरकार काम लंबे समय से रुके हुए हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाए, लोगों की शिकायतों पर आसानी से ध्यान दिया जाए, उनका समाधान निकाला जाए और हर योजना का फायदा सभी लोगों तक पहुंच सके। सरकार चाहती है कि हर विभाग तेजी से काम करे और लोगों का भरोसा भी मजबूत कर पाए। बैठक में देश और अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा हो सकती है। हाल के आंकड़ों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी रफ्तार से बढ़ रही है। सरकार चाहती है कि ये विकास आगे जारी रहे। इसके लिए निवेश बढ़ाना, नए रोजगार देना और कारोबार को आसान बनाना जरूरी माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कई बार कह चुके हैं कि साल 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। इसके लिए सभी मंत्रालयों को मिलकर काम करना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रेलवे, डिजिटल सेवाएं, उद्योग और रोजगार जैसे हर क्षेत्र में तेजी से काम करना जरूरी होगा। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कई बड़ी सरकारें योजनाओं की घोषणा कर सकती है। ये देखा जाएगा कि कौन सी योजना अच्छी चल रही है और कहां सुधार हो रहा है। अगर किसी योजना में देरी हो रही है तो उसे जल्द पूरा भी किया जाएगा। ये जरूरी कदम माना जाएगा। सरकार का मानना है कि जब सरकारी योजनाएं समय पर होंगी, लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और कारोबार आसान होगा, तब देश की तरक्की और तेजी होगी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री खुद सभी मंत्रालयों की सचिवों के साथ बैठक करेंगे, ताकि हर विभाग की एक ही लक्ष्य के साथ काम कर सके। देखिए, कुल मिलाकर आज की ये बैठक सरकार के लिए काफी अहम मानी जा रही है। इसमें बेहतर प्रशासन, तेज काम, लोगों की सुविधाएं, रोजगार बढ़ाना, कारोबार और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। सरकार की कोशिश ये है कि विकास का फायदा देश के हर नागरिक तक पहुंचे और भारत आने वाले वर्षों में दुनिया की मजबूत और विकसित अर्थव्यवस्था में शामिल हो सके। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी ये फोकस है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बना सके। विकसित भारत की दिशा में प्रधानमंत्री ये बैठक कर रहे हैं। ये माना जाएगा सभी सचिवों के साथ बैठकर कि अगर आपने कोई योजना लाई है तो कौन सी योजना आप लेकर आए हैं, उस योजना से लोगों को कितना लाभ मिल रहा है, किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। इन सारी चीजों पर सरकार मंथन करेगी। तो देखा जाएगा कि सरकार जो मंथन करेगी उसमें क्या चीजें फायदा हो सकता है। सुशासन और तेज फैसलों पर भी बात हो सकती है। सरकारी योजनाएं पूरी होंगी और देखा जाएगा कि सरकार की जो आज बैठक होगी उस बैठक में क्या कुछ नए निर्णय लिए जाते हैं। देखा जाएगा कि बैठक में किसकी क्लास लगती है, किसकी तारीफ होती है और क्या क्या नई योजनाएं आती हैं। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या राम मंदिर से चढ़े कथित चंदा और चढ़ावा चोरी के मामले में जांच लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने इस विवाद पर अपना पक्ष साफ कर दिया है। वीएचपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि राम मंदिर निर्माण और उसके संचालन में अब विश्व हिंदू परिषद की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद संगठन का काम पूरा हो गया था और उसके बाद मंदिर से जुड़े फैसले ट्रस्ट के जिम्मे हैं।
आलोक कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर चंदे या चढ़ावे के पैसे के गलत इस्तेमाल की बात सामने आती है तो यह फायदा दुखद और बहुत ज्यादा शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि देश भर के करोड़ों लोगों ने आस्था के साथ राम मंदिर निर्माण के लिए दान दिया था। ऐसे में अगर किसी ने उस विश्वास को तोड़ा है तो उससे लोगों की भावनाओं को भी ठोस पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि दोषी चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। उन्होंने ये भी साफ किया कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर दी थी कि विश्व हिंदू परिषद की भूमिका वही समाप्त हो जाती है। इसके बाद मंदिर निर्माण, प्रबंधन और संचालन की जिम्मेदारी ट्रस्ट को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि इसी कारण मंदिर निर्माण और बाद की व्यवस्थाओं में वीएचपी ने कोई दखल नहीं दिया। आलोक कुमार ने इस बात का भी जिक्र किया कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन विश्व हिंदू परिषद का कोई भी मौजूद वहां मंच पर नहीं था। उनका कहना था कि संगठन ने जानबूझकर खुद को प्रशासनिक और प्रबंधन संबंधित कामों से दूर रखा। उन्होंने कहा कि मंदिर आंदोलन के दौरान वीएचपी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन उसके बाद की घटनाओं के लिए पूरा संगठन को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने चंपत राय का भी जिक्र किया, कहा कि किसी एक व्यक्ति के खिलाफ लगे आरोपों के आधार पर पूरे विश्व हिंदू परिषद को कटघरे में खड़ा करना भी सही नहीं है। उनका कहना था कि अगर किसी व्यक्ति की भूमिका जांच में सामने आती है तो उसकी जिम्मेदारी व्यक्तिगत होती है, पूरे संगठन की नहीं। जांच को लेकर आलोक कुमार ने उत्तर प्रदेश सरकार पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि अभी जांच चल रही है और पुलिस को अपना काम करने का पूरा मौका मिल जाएगा। बिना जांच पूरी हुए किसी नेता पर पहुंचना, देखिए उनका कहना है कि बिना भी जांच पूरी नहीं हुई है, इसमें किसी को भी निशाना बनाना या किसी के लिए नाम रखना या ये कहना कि इसने चोरी की है, ये इसमें शामिल है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यही बात भी सामने आती है। लेकिन देखिए, शुरुआत से ही ये माना लेना कि पुलिस सही तरीके से काम नहीं करेगी, ये उचित नहीं है, ये उनका कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार और संघ परिवार इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। भगवान के नाम पर मिले दान का गलत इस्तेमाल किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है। उन्होंने भरोसा जताया कि सच सामने आने के बाद ही पूरी हकीकत सामने आएगी। आलोक कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि अगर जांच में ट्रस्ट का कोई सदस्य, कोई कर्मचारी या ट्रस्ट से बाहर का कोई व्यक्ति भी चंदे की गड़बड़ी में शामिल हो जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने दोहराया कि इस मामले में किसी के लिए भी अलग नियम नहीं हो सकते और दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उसे सजा ही मिलनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है और पुलिस अभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आरोप कितने सही हैं और इसकी क्या भूमिका रही। लेकिन इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने यह सब साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर के निर्माण और संचालन से उसका कोई सीधा संबंध नहीं है। अब सबकी नजर जांच के नतीजों पर है, क्योंकि देश भर के करोड़ों श्रद्धालु चाहते हैं कि इस मामले की सच्चाई जल्द सामने आए और अगर किसी ने आस्था के साथ खिलवाड़ किया है तो उसके लिए खिलाफ सख्त, निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई होनी बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाती है। तो ऐसे में कहा जाए कि राम मंदिर का जो ये मामला है, आए दिन कुछ अलग ही रुख लेता नजर आ रहा है। तो अब ये साफ हो चुका है कि विश्व हिंदू परिषद इस मामले में नहीं है, उनका साफ तौर से ये कहना है। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र टीचर असेंबली, आपको बताएं टीईटी पेपर लीक मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है और अब इस केस में बिहार कनेक्शन भी सामने आ गए। जी हां, इस मामले में ठाणे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना से सुमन कुमारी को गिरफ्तार किया है। सुमन कुमारी इस मामले के कथित मास्टरमाइंड ब्रिजेंद्र कुमार गुप्ता की पत्नी बताई जा रही है। हालांकि इस केस का सबसे बड़ा आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। उसकी तलाश कई राज्यों की लगातार छापेमारी के लिए हो रही है। पुलिस का कहना है कि जल्दी उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताया ही जा रहा है कि विजेंद्र कुमार गुप्ता बिहार के समस्तीपुर जिले का रहने वाला है। जांच के दौरान उसका नाम तब सामने आया जब इस मामले में पहले से गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की गई। पुलिस का दावा है कि पेपर लीक की पूरी साजिश तैयार करने और नेटवर्क चलाने में विजेंद्र की अहम भूमिका रही है। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस पटना पहुंची और वहां से उसकी पत्नी सुमन कुमारी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल
उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगा जा सके कि इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है, कौन लोग शामिल है, किसके नाम है और पैसे कहां लेन देन की गई हैं। विजेंद्र कुमार गुप्ता की तलाश में महाराष्ट्र पुलिस की कई टीमें लगातार बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में छापेमारी कर रही है। हालांकि देखिए, अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस का मानना है कि वह लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है और गिरफ्तारी से बचने की पूरी कोशिश कर रहा है। जांच एजेंसियां उसके मोबाइल रिकॉर्ड, बैंक खातों और दूसरे तकनीकी सबूतों की भी जांच कर रही है ताकि जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार किया जा सके। इस मामले में विवड़ी पुलिस पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इन आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां मिली। इसी पूछताछ में विजेंद्र कुमार गुप्ता का नाम सामने आया था। पुलिस का कहना है कि ये कोई छोटा गिरोह नहीं बल्कि कई राज्यों में फैला एक बड़ा नेटवर्क है, इसलिए जांच का दायरा लगातार बढ़ जाता है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल है और क्या पहले भी इस नेटवर्क से देखिए तरीके से पहले भी परीक्षा के पेपर लीक किए गए हैं। जांच में यह भी सामने आया कि विजेंद्र कुमार गुप्ता का नाम पहले भी कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों में सामने आ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2011 के एक बड़े पेपर लीक मामले में वे आरोपी पाया गया था। जांच एजेंसियों का दावा है कि वह करीब 25 वर्षों से ऐसे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये देश के सबसे लंबे समय से सक्रिय पेपर लीक गिरोह में से एक हो सकता है। हालांकि पुलिस अभी हर पहलू की जांच कर रही है और सबूत जुटाने का पूरा प्रयास कर रही है। इस पूरे मामले का असर महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा पर पड़ा है। पेपर लीक की जानकारी सामने आने के बाद राज्य सरकार ने 28 जून को होने वाली टीईटी 2026 परीक्षा को स्थगित कर दिया। इस परीक्षा में करीब 6 लाख अभ्यर्थियों को शामिल होना था। राज्यभर में आपको बताएं, राज्यभर में 1728 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद सरकार ने परीक्षा रोकने का फैसला कर लिया। सरकार का ये कहना है कि परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, इसलिए नई तारीख बाद में घोषणा की जाएगी। परीक्षा पूरी तरह से स्थगित होने से लाखों अभ्यर्थियों को निशाना पूरी तरह से देखिए वो निराश हो गए हैं और लाजमी है, कितने सालों से वो मेहनत करते हैं, कितना वो प्रयास करते हैं कि हम अच्छे नंबर ला सके, अपने परिवार वालों के सपने पूरे कर सके, लेकिन कुछ ऐसे लोग अब चंद पैसों के लिए उनके सपनों को, उनके परिवार वालों के सपनों को पूरी तरह से खाक कर देते हैं और तबाह कर देते हैं। तो ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी हो जाती है कि ऐसे आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़े। कई उम्मीदवार लंबे समय से इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए कई लोगों ने यात्रा और रहने की व्यवस्था भी कर रखी थी। अब उन्हें नई तारीख का इंतजार करना होगा और स्टूडेंट्स की मांग है कि मामले की जल्द जांच पूरी हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सके। फिलहाल देखिए, पुलिस इस पूरे नेटवर्क की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हुई है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि पेपर कैसे लीक हुआ, किन लोगों तक पहुंचा, कितने लोगों ने इसका फायदा उठाया और इस पूरे खेल में कितने राज्यों के लोग शामिल हैं। साथ ही पैसों के लेन देन और डिजिटल रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा और सभी आरोपियों के खिलाफ कानून पूरी तरह से सख्त रुख भी अपनाएगा। अब सबसे बड़ी चुनौती फरार आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता को गिरफ्तार करना है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि उसी की गिरफ्तारी के बाद इस पूरे पेपर लीक रैकेट के कई बड़े राज सामने आ सकते हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर आप मान सकते हैं कि विजेंद्र मिश्रा विश्वास पूरे पेपर लीक, जो टीईटी पेपर लीक हुआ है, वो मास्टरमाइंड साबित हो रही हैं। अब देखा जाएगा जब ये गिरफ्तार होंगे तो गिरफ्तारी के बाद क्या नए खुलासे सामने आते हैं। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। TV7 भारत से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वकीलों का ये फैसला सराहनीय है। जिन्होंने दान चोरी या गलत काम किया है वह किसी के भी पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जांच में जो भी आरोपी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुकेश राजपूत ने यह भी कहा कि किसी को भी मंदिर में दर्शन करने से रोका नहीं जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल को याद करना चाहा और किसी उसमें हुआ था। देखिए, उन्होंने राम जन्मभूमि और
मखान चोरी जैसे बयानों पर भी अपनी टिप्पणी दी। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा है हमारे संवाददाता कंचन अरोड़ा से इस खास बातचीत में। बात कर लेना चाहेंगे उत्तर प्रदेश से बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से प्रभु श्री राम मंदिर में दान चोरी को लेकर के पूरा प्रकरण सामने आया, ऐसे में आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई और 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी हुई, लेकिन कोई भी वकील पैरवी के लिए तैयार नहीं, क्या कहेंगे? ये अच्छा है, जो भी चोरी करे और उसे वकील ना मिले, पैरवी ना करे, ये तो मैं सभी वकीलों को आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और मैं अपनी सरकार को भी, जिसने चोरी की है उनके खिलाफ में कार्रवाई कर रही है और वो सरकार के सहयोग कर रहे हैं, मेरा अपना। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि बड़ी मछली को बचाने के लिए छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस और कांग्रेस के जो भी सहयोगी दल हैं वो हमेशा ही कोई काम कोई होता है, कोई बात होती है देश के अंदर, और वो सब मोदी जी के ऊपर, योगी जी के ऊपर, बड़े बड़े नेताओं के ऊपर आरोप लगाने लगते हैं। ये पूरे देश को गुमराह करने का काम कर रही है कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल। SIT जांच कर रही है, जांच में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। ये माननीय मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। माननीय मोदी जी ने हमेशा कहा है जो करेगा वो भरेगा, और जिसने किया है वो जेल जरूर जाएगा। कहा जा रहा है जमीन में भी घोटाला हुआ था। ये बात आम आदमी पार्टी 2021 से उठाती आ रही थी। संजय सिंह ने कहा कि मेरे पास सारे सबूत है जो मैंने वहां पे रखे हैं, उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया था। वहीं ये भी अब सपा कह रही है अगर मुद्दा ना उठाते तो शायद FIR ही ना होती। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं अपराध हुआ है, कहीं किसी ने चोरी की है, उस पर कार्रवाई हो रही है। और वो जमीन घोटाला बता रहे तो उसके भी साक्ष्य रखें ना, साक्ष्य रखें, उस पर भी कार्रवाई होगी। अब किसी तरह कांग्रेस के तो लोग जब चुनाव हार जाते तो कहते EVM खराब है, जीत या तो EVM ठीक हो जाती है, कहीं बता चुनाव आयोग खराब है, कहीं बता देते प्रधानमंत्री ठीक नहीं है। तो इस तरह दान चोरी में हुआ तो है ना राजपूत जी, हुआ तो है ना, दान चोरी में हुआ तो है ना, धांधलीबाजी भ्रष्टाचार, दान चोरी हुआ उस पर कार्रवाई हुई। कहीं पर भी देश में कोई भी अपराध होता है और अपराधी जेल चला जाए तो इससे बड़ा और क्या होता। कांग्रेस की सरकार में, समाजवादी की सरकार में अपराध भी होता तो अपराधी खुले छोड़े जाते थे और उन पर नेताओं का संरक्षण हो रहता था। जब ट्रस्टी ही इस तरीके से लिप्त होते हुए दिखाई दें, और अगर ना होते तो शायद चंपत राय, अनिल मिश्रा, ये लोग अपने पद से इस्तीफा भी ना देते, क्योंकि बार एसोसिएशन ने कहा है कि अगर ये 3 दिन के अंदर अयोध्या नहीं छोड़ते तो आक्रोश रूप से यहाँ पे प्रदर्शन होगा। देखिए, ये तो उन्होंने नैतिकता के आधार में, उनके रहते हुए ऐसा हुआ तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर पूछताछ फिर क्यों हो रही है राजपूत जी? जब वो पूछताछ नहीं करेंगे तो तथ्य कैसे निकल के आएंगे, उनके सहयोगी कौन थे, क्या कौन किनका काम था। ये कोई भी SIT भी है, कोई भगवान तो है नहीं, या उनके पास अलादीन का चिराग तो है नहीं, अलादीन चिराग से पूछ के और सब कुछ खोल दे। उन्हें सबसे पूछना पड़ेगा, जो उनके सहयोगी आस के पास के, सबसे पूछना पड़ेगा। स्वाभाविक है, आप जानती है जांच तो नीचे से ऊपर चलती है। लेकिन प्रभु श्री राम तो सबके हैं, तो कांग्रेस के सांसद नेताओं को वहां जाने से रोका क्यों जा रहा, हाउस अरेस्ट क्यों किया जा रहा? ये तो उनका मिथ्या आरोप है। कहीं पर भी आम आदमी के लिए मंदिर खुला है, ना कांग्रेस ना समाजवादी पार्टी, सभी लोग जाए। पहले ये तो भगवान राम के होने पर ही विकल्प वो चर्चा करते थे कि भगवान राम हुए कि नहीं हुए, पैदा यहीं हुए कि और कहीं हुए, वो तो काल्पनिक राम को बताते। आज दर्शन करने के लिए कहीं उन्हें रोका नहीं जा रहा है। हाउस अरेस्ट किया गया है, अजय राय को हाउस अरेस्ट किया गया, उनके सभी सांसदों को रोका जा रहा है। प्रभु राम सबके है ना, कड़कड़ में राम, मन मन में राम, फिर दर्शन के लिए क्यों रोका? नहीं, दर्शन के लिए किसी को ना रोका गया ना रोका जाएगा, लेकिन उनका दर्शन करना उद्देश्य नहीं होगा, उनका अन्य कोई उद्देश्य होगा, इसलिए रोका गया होगा। आपने सुना बीजेपी सांसद मुकेश का साफ तौर से कहना है कि अगर सभी मिलकर कृष्ण से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक काम करें तो वह सहयोग के लिए तैयार है। और अब देखिए इस प्रतिक्रिया के बाद विपक्ष क्या कुछ कहता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।